सोचो, 170 लोग निकले थे, लेकिन वापस आए सिर्फ चिवन। 2 साल तक समुद्र में भटकते रहे, मौत, बीमारी और तूफानों से लड़ते हुए। लेकिन जब वो लौटे तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा राज खोल दिया, भारत का समुद्री रास्ता, जिसने इतिहास बदल दिया। समुद्र की लहरें तेजी से किनारे से टकरा रही थी। दूर आसमान में सूरज ढल रहा था और एक छोटा सा लड़का चुपचाप खड़ा होकर जहाजों को देख रहा था। वो था वास्को दा गामा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उन जहाजों के साथ किसी अनजाने सफर पर निकल जाना चाहता हो। उसके पिता, जो किले के कमांडर थे, अक्सर उसे समुद्र और दूर देशों की कहानियां सुनाते थे। समुद्र डरावना है, लेकिन जो इसे जीत ले वही इतिहास बनाता है। ये बात उसके दिल में बस गई। समय बीतता गया और वही लड़का अब एक मजबूत, गंभीर नौजवान बन चुका था। बंदरगाह पर खड़े होकर वो जहाजों को देखता, लेकिन अब उसकी नजरों में सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक लक्ष्य था। 1492 में उसे पहला मौका मिला फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ने का। उसने बिना डर के मिशन पूरा किया और यहीं से उसकी पहचान बनने लगी। कुछ साल बाद पुर्तगाल के राज दरबार में एक बड़ा फैसला लिया जा रहा था। राजा मैनुअल प्रथम अपने सामने फैले नक्शे को देख रहे थे। हमें भारत का समुद्री रास्ता चाहिए। दरबार में सन्नाटा था। तभी वास्को दा गामा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। और उसी पल उसे यह खतरनाक मिशन सौंप दिया गया। जुलाई 1497, लिस्बन का बंदरगाह। 4 बड़े जहाज तैयार खड़े थे। नाविक रस्सियां बांध रहे थे। सामान लादा जा रहा था। किनारे पर खड़े परिवार रो रहे थे। वास्को ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर बिना कुछ कहे जहाज पर चढ़ गया। सफर शुरू हो चुका था। शुरुआत आसान थी। समुद्र शांत था, हवा साथ दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। सूरज की तपिश, पानी की कमी और थकान, हर दिन एक नई परीक्षा थी। फिर एक रात आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची उठने लगी। जहाज डगमगाने लगे। बिजली चमकी और नाविकों में अफरातफरी मच गई। लेकिन उस अराजकता के बीच वास्को दा गामा मजबूती से खड़ा था, मस्तूल को पकड़े हुए, आदेश देता हुआ, डरो मत, हम ये पार करेंगे। कई दिनों की जंग के बाद आखिरकार सामने था केप ऑफ गुड होप। ये जगह मौत का दरवाजा मानी जाती थी। विशाल चट्टानें, खतरनाक लहरें, लेकिन उन्होंने इसे पार कर लिया। बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकली और जहाज आगे बढ़ गए। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये इतिहास का नया रास्ता था। अब वे अफ्रीका के पूर्वी तट पर थे, मोजाम्बिक, मोम्बासा और फिर मालिंदी। यहां एक स्थानीय नाविक मिला जिसने उन्हें हिंद महासागर पार करने का रास्ता दिखाया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। हिंद महासागर का सफर बेहद लंबा और कठिन था। खाने की कमी, गंदा पानी और सबसे खतरनाक बीमारी। नाविक एक एक करके बीमार पड़ने लगे। उनके मसूड़े सूज गए, शरीर कमजोर हो गया। कई लोग मर गए। उनके शवों को चुपचाप समुद्र में बहा दिया गया। जहाज पर अब खामोशी थी और डर भी। लेकिन फिर एक सुबह किसी ने चिल्लाकर कहा, जमीन। दूर किनारे दिखाई दे रहे थे। वास्को की आंखों में आंसू आ गए। महीनों की पीड़ा के बाद वे भारत पहुंच चुके थे। कालीकट। कालीकट एक जीवंत शहर था। बाजारों में मसालों की खुशबू थी। लोग अलग कपड़ों में थे। हाथियों की आवाजाही थी। वास्को ने स्थानीय शासक से मुलाकात की और उपहार पेश किए। लेकिन वे उपहार बहुत साधारण थे। शासक प्रभावित नहीं हुआ। आसपास खड़े अरब व्यापारी पहले ही नाराज थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया।
वास्को को समझ आ गया कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। बिना कोई समझौता किए उसने वापस लौटने का फैसला किया। वापसी और भी दर्दनाक थी। बीमारी, भूख और थकान ने और लोगों की जान ले ली। जब वे पुर्तगाल पहुंचे तो 170 में से सिर्फ 54 लोग ही बचे थे, लेकिन उनके साथ था भारत तक का समुद्री रास्ता। लिस्बन में उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। लोग खुशी से झूम उठे। वास्को दा गामा अब सिर्फ एक नाविक नहीं था, वो इतिहास बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1502 में वह फिर लौटा, इस बार पहले से ज्यादा ताकत और गुस्से के साथ। समुद्र में उसने अरब जहाजों पर हमला किया, कई जहाजों को जला दिया। कालीकट के शासक को झुकाने के लिए उसने कठोर कदम उठाए। उसकी ये क्रूरता पूरे क्षेत्र में डर और नफरत का कारण बनी। इसके बाद लगभग 20 साल तक वो पुर्तगाल में रहा। समय के साथ उसका चेहरा बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों की आग अभी भी जिंदा थी। 1524 में उसे फिर भारत भेजा गया, इस बार वायसराय बनाकर। उसका काम था गोवा और अन्य क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना। जब वो भारत पहुंचा तो उसने देखा कि हालात बहुत खराब हैं। उसने सख्त फैसले लेने शुरू किए, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो कमजोर होता गया और आखिरकार दिसंबर 1524 में कोचीन में उसने आखिरी सांस ली। समुद्र की वही लहरें जो कभी उसके सपनों की शुरुआत थी, अब उसकी कहानी को अपने साथ लिए बह रही थी। एक ऐसा आदमी जिसने अज्ञात को चुनौती दी और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया।